अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक साल तक आलमी मईशत का पहिया जाम करने के बाद 12 लाख से जायद अमवात के बाद कोरोना वायरस से मुताल्लिक एक बड़ी और मस्बत खबर सामने आई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बियोनटेक के इश्तराक से तैयार की जाने वाली वैक्सीन के लेट स्टेज ट्रायल के नताइज सामने आ गए हैं, जिन पर खुद साइंसदान भी हैरानी का इजहार कर रहे हैं। फाइजर और बियोनटेक ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन लेट स्टेज ट्रायल में है और 90% से ज्यादा मौसर साबित हुई है। ये साइंस और इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इस खबर के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में रिकॉर्ड तेजी देखने में आई है। अमेरिकी मार्केट 1500 पॉइंट्स ऊपर खुली। तेल की कीमतों में भी 10% का इजाफा हो गया। एयरलाइन और क्रूज इंडस्ट्री के शेयर्स में भी 20 से 30% इजाफा देखने में आया है और ये वो इंडस्ट्रियां हैं जो कोरोना की वबा में सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। तेल की मार्केट बैठ गई थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तेल की डिमांड में बेपनाह कमी आई थी, लेकिन अब वैक्सीन की खबर के बाद दुनिया भर की मईशतों के लिए एक मस्बत खबर इसे ख्याल किया जा रहा है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं और तवक्को की जा रही है कि साल के आखिर में ये वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब हो जाएगी। इस साल के आखिर में फाइजर के सीईओ के मुताबिक इस वैक्सीन का जो असर पब्लिक हेल्थ और मईशत पर होगा, अगर उसे गिना जाए तो उनके मुताबिक ये गुज़िश्ता 100 सालों में साइंस की सबसे अहम पेशरफ्त है। साइंसदान उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन जिसके 75% मौसर होने की सलाहियत होनी चाहिए, लेकिन फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन लेट स्टेज ट्रायल में 90% से भी ज्यादा मौसर साबित हुई है। फाइजर और बियोनटेक का यह तज्जिया एक इंडिपेंडेंट ग्रुप की निगरानी में किया गया और इस तज्जिए में 43,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 94 तस्दीक शुदा कोरोना केसेस पर तहकीक की गई और ये इस वैक्सीन को आजमाया गया और 2 डोजेस पर मुश्तमिल ये वैक्सीन है। जब इसको आजमाया गया और तज्जिए के मुताबिक दूसरे डोज के 7 दिन बाद वैक्सीन 90% से ज्यादा मौसर साबित हुई है, जिसका मतलब है कि कोरोना के मरीजों में 2 डोजेस पर मुश्तमिल वैक्सीन के 28 दिन बाद कोरोना के मरीजों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। फाइजर का ये ट्रायल उस वक्त खत्म होगा जब 164 केसेस के नताइज सामने आएंगे और मजीद केसेस में भी ये डेटा ऐसा ही रहा तो ये बहुत मस्बत पेशरफ्त होगी, बड़ी पेशरफ्त होगी। कंपनी के मुताबिक इमरजेंसी बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अमेरिका की फूड और ड्रग्स अथॉरिटी के लिए नवंबर के तीसरे हफ्ते तक वैक्सीन की फराहमी का सोचा हुआ है, लेकिन उसकी मंजूरी उसी वक्त मिल सकती है जब आगे की तहकीक से ये पता चले कि वैक्सीन मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के लिए महफूज है। यानी इस हवाले से नवंबर का तीसरा हफ्ता अहम होगा और अगर मंजूरी मिल जाती है तो इब्तिदाई प्रोजेक्शंस की बुनियाद पर फाइजर और बियोनटेक से तवक्को की जा रही है कि साल के आखिर तक इस वैक्सीन के 5 करोड़ डोजेस की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे। यानी इस साल के आखिर तक 5 करोड़ डोजेस, जबकि 2021 तक 1 अरब 30 करोड़ डोजेस का अंदाजा लगाया जा रहा है और यह तादाद 65 करोड़ लोगों को, दुनिया भर में 65 करोड़ लोगों को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। यानी अगर वैक्सीन की मंजूरी मिल जाती है और ये मार्केट में दस्तयाब हो जाती है तो वैक्सीन से मुतालिक ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बात होगी, क्योंकि 1 साल के अंदर अब तक कोई वैक्सीन इस तरह तैयार नहीं की गई। ये भी देखना होगा कि इस वैक्सीन का तहफ़्फ़ुज़ कितना देर पास साबित होता है। इस हवाले से अब तक नताइज सामने नहीं आए हैं, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी खबर है। अचानक पूरी आलमी मार्केट के डायनामिक्स बदलते नजर आ रहे हैं। इस खबर के बाद खुद फाइजर कंपनी के शेयर्स में 14% का इजाफा देखने में आया, बियोनटेक के शेयर्स में इजाफा देखने में आया। माहिरीन इस खबर को कैसे देख रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। माहिर अमराज इन्फेक्शन डॉक्टर फ़हीम यूनुस हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया। पूरे कोरोना में आपका तज्जिया अवाम देखते रहे। अब इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी बड़ी खबर है, कितनी मजबूत खबर है? जी, खबर तो अच्छी है। इसके दोनों पहलू हैं, हमें गौर से उसको देखना चाहिए। जो उसका अच्छा पहलू है वो ये है कि 90% इफ़ेक्टिव है ये वैक्सीन, जो कि मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा है। मेरा ख्याल था कि 50 से 75% के दरमियान एफिकेसी होगी। और दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि कंपनी ये कह रही है कि 50 मिलियन के करीब डोजेज़ वो इसी साल अगले 2 महीने में अवेलेबल कर देंगे और अगले साल में उनका वादा है कि 1.3 बिलियन डोजेज़ वो बना सकते हैं। अब ये तो है अच्छी खबर, लेकिन जिस तरफ हमें मोहतात रहना चाहिए, जिन तफासील को हमें नज़र में रखना चाहिए, वो ये है कि ये इंटरिम एनालिसिस है। अभी हमें पूरा एनालिसिस नहीं मिला, नंबर 1। तो हमने इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल को नहीं देखा। हमें नहीं पता इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हमें नहीं पता कि इससे हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ, अमवात की शरह पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये वैक्सीन -80 डिग्रीज पे इसको स्टोर करना पड़ेगा। इसकी स्टोरेज और सप्लाई चेन कितनी आसान या मुश्किल होगी। और ये एक mRNA वैक्सीन है, जिस तरह की वैक्सीन आज से पहले कभी नहीं बनी। तो जब ये लार्ज स्केल पे जाएगी तो इसके
एफिकेसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, इसलिए हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। और साहब अरे इतनी बड़ी अनाउंसमेंट है, दुनिया भर की जो कमोडिटी मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। दुनिया भर के चैनल्स की जो खबर है इस वक्त हेडलाइन यही है। आपके ख्याल में जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या कितनी इफेक्टिव साबित हो सकती है, इसके मुतमईन हुए बगैर ये खबर आ गई होगी या इसका इत्मीनान किया होगा फिर अनाउंस किया गया होगा? जी देखिए, आप पिछले साल को देख लें, इस साल को पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई, सबने समझा कि ये तो जादू हो गया, ये बिल्कुल ठीक कर देगी सब कुछ। फिर प्लाज्मा के बारे में इसी तरह की खबरें आई कि बहुत ज़्यादा एफिकेसी है। उसके बाद रेमडेसिविर की खबरें आई। तो अगर आप अपना तजुर्बा देखिए, खुद देखिए ना इस साल, कि जब भी कोई चीज़ पेश की जाती है एज ए वेरी एफिकेशियस, कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, तो उसका जो रद्द अमल है वो यही होता है हर दफ़ा। और जो उसके बाद 3-6 महीने में हमें जो तहकीक मिलती है, वो उसके रिजल्ट्स को थोड़ा सा माइल्ड कर देती है, कई मामलात में तो बिल्कुल ज़ायल कर देती है। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को अपने तजुर्बे से सीखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि ये बुरी खबर है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी खबर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी हमने पूरा डेटा नहीं देखा, तो जब तक पूरी स्टोरी ना हो आपके सामने, हमें लोगों को वही कहना चाहिए जो हमें पता है। अच्छा, अब ये जो बायोनटेक की और फाइजर की पेशरफ्त है, अगर ये कामयाब हो जाती है तो आपको लगता है कि कोरोना इवेंचुअली आखिर में ख़त्म हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, या फ्लू की तरह एक वायरस की सूरत में मौजूद रहेगा और जो फिर वैक्सीन उसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ा करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम जानते नहीं, लेकिन दोनों ही सूरतें शाहजेब एक ही जैसी हैं। हमारा पर्पस इसको इररेलेवेंट करना है। देखिए, H1N1 जो 10-11 साल पहले आया था, आज भी मैं उसके मरीज देखता हूँ, लेकिन वो कोई न्यूज़ नहीं है, उससे लोग मर नहीं रहे, वो वायरस इररेलेवेंट हो गया है। तो कोरोना वायरस भी इररेलेवेंट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे। असल में अगर आप गौर करें तो दुनिया के 10-20 ममालिक हैं जहाँ ऑलरेडी इररेलेवेंट हो चुका है। ताइवान ने या वियतनाम ने या साउथ कोरिया ने या न्यूजीलैंड ने, इन्होंने वैक्सीन से ख़त्म नहीं किया इस वायरस को। और ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि लोगों को ये हिम्मत मिले कि वैक्सीन के बगैर हमारे हाथ में आज जो इनिशिएटिव्स हैं, अगर हम मास्क पहने, अगर हम बड़े हजूम से बचें, तो वो इट्स प्रोबेबली एज गुड एज अ वैक्सीन। क्योंकि और ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इसको ख़त्म कर लिया है, तो इंशाल्लाह हम भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम यूनुस का तज़किया आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता महीने 18 अक्टूबर को PDM के जलसे में, कराची जलसे के बाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वाक़े को 3 हफ्ते हो गए हैं। एक तरफ इस वाक़े की तहकीकात में कोई ठोस पेशरफ नहीं हुई, जिस पर अपोजिशन जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, तो दूसरी जानिब FIR दर्ज करवाने वाले मुद्दई की केस में अदम दिलचस्पी और लगाए गए इल्ज़ामात के शवाहिद ना मिलने पर पुलिस ने FIR को ख़त्म करने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट को चालान जमा करवा दिया, जिसमें FIR के मुद्दई के जाए वक़ुआ पर मौजूदगी को मशकूक करार दिया गया है। पुलिस चालान के मुताबिक मुकदमे के मुद्दई वकास खान मुतअद्दिद बार बुलाए जाने के बावजूद बयान रिकॉर्ड करवाने नहीं आए, जबकि केस के मुतालिक मौजूदा शवाहिद में ना तो जान से मारने की धमकियों से कोई शवाहिद मिले हैं, जान से मारने की धमकियों के, और ना ही CDR तफ्तीश में मुद्दई जाए वक़ुआ पर पाया गया। चालान के मुताबिक जब कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए थाने लाया गया तो उस वक्त मुद्दई को कॉल की गई, मगर मुद्दई का फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। चालान के मुताबिक मुद्दई का कॉल रिकॉर्ड CDR के जरिए ट्रेस किया गया, जिससे मालूम हुआ कि मुद्दई वाक़े के वक्त जाए वक़ुआ पर यानी कायद आज़म के मज़ार पर मौजूद ही नहीं था, जिसकी तस्दीक बाद में मज़ार कायद की CCTV फुटेज से भी की गई। पुलिस चालान के मुताबिक मुद्दई को अपना बयान कलमबंद करवाने, मौके की निशानदही करने और दीगर गवाहान को वाक़े के मुताल्लिक बयानात कलमबंद करवाने के लिए कई बार बजरिया फ़ोन और ख़त मदऊ किया गया, मगर वो नहीं आए। चालान में मजीद कहा गया कि FIR में जो कत्ल की धमकी की शिक शामिल की गई थी वो भी झूठी साबित हो गई है, जिसके बाद FIR को B कैटेगरी में शामिल करने की दरख्वास्त की गई है। मुतल्लिका जज ना होने की वजह से केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। ये वो FIR है जिसके इंदराज के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत ने थाने में एहतजाज किया। मुकदमा दर्ज ना करने पर पुलिस अफसर से बदतमीजी तक की गई। साथ ही इस FIR की बुनियाद पर ही कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई और अब ये मामला सामने आ रहा है। तहरीक इंसाफ ने कितनी कोशिश की इस FIR के लिए, जरा देखिए। The area is responsible for this। हम इसको शामिल करेंगे कि पुलिस ने कैसे जाने दिया, पुलिस ने क्यों नहीं रोका। अब हम FIR कटा रहे हैं, हमारा हक है। मेरी अब अर्ज सुन ले। फरमाइए। मेरी अर्ज ये है, मैं आपकी बात सुन के यहाँ आया हूँ, अपनी ड्यूटी छोड़ के। ड्यूटी ये पकड़े इसको, जाके सफदर को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार करें।
फिर बाद में जब एफआईआर दर्ज कर ली गई तो तहरीक इंसाफ ने इसका क्रेडिट लिया। तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में पार्लिमानी रहनुमा अली मादिल शेख ने तस्लीम किया कि यह एफआईआर उनके भांजे की मुद्दत में दर्ज की गई। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो एफआईआर मेरे भांजे वकास अहमद खान ने कटवाई है। कैप्टन सफदर ने 18 अक्टूबर को पीडीएम के कराची जलसे से पहले मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। उन्होंने वोट को इज्जत दो के नारे लगा दिए। इस वाक़े पर तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत ने शदीद एहतजाज किया, पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव डाला। 19 अक्टूबर की सुबह 5 बजे कैप्टन सफदर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कैप्टन सफदर पर मज़ार के तक़द्दुस को पामाल करने के अलावा कत्ल की धमकी का इक़दाम भी शामिल किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के 1 घंटे बाद ही कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। कैप्टन सफदर गिरफ्तारी के चंद घंटे के बाद ही जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। इस हवाले से मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आईजी सिंध मुश्ताक मेहर को अगवा किया गया, जिसके बाद दबाव में एफआईआर दर्ज की गई और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े के 2 दिन बाद आईजी सिंध मुश्ताक मेहर समेत सिंध पुलिस के आला अफसरान ने इस वाक़े से पुलिस का मोराल गिरने की वजह जाहिर करते हुए छुट्टियों की दरख्वास्तें जमा करा दी, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्मी चीफ और DGISI से वाक़े की तहकीकात करने की अपील की। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को वाक़े की जल्द से जल्द तहकीकात करने का हुक्म दिया, जबकि अगले ही रोज सिंध हुकूमत ने सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, सरदार शाह, उवैस कादिर शाह और बैरिस्टर मुर्जा वहाब पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी का ऐलान किया, जिसको तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 30 दिन का वक्त भी दिया गया था। इन यकीन दहानियों के बाद पुलिस अफसरान ने अपनी छुट्टी की दरख्वास्त 10 दिन के लिए मौखर कर दी थी। कराची कोर कमांडर के तहत होने वाली तहकीकात को 3 हफ्ते गुजर गए हैं, जबकि सिंध हुकूमत की डेडलाइन भी करीब आ गई है, लेकिन केस के मुताल्लिक कोई पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आ सकी है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने BBC के इंटरव्यू में कहा था कि उनकी दरख्वास्त पर वाक़े की तहकीकात का नोटिस लेने के बाद आर्मी चीफ का उनसे दोबारा कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्हें मालूम है कि इंक्वायरी चल रही है और उन्हें यकीन है कि उस पर तहकीकात मुकम्मल करके कसूरवारों को सजा भी दी जाएगी। 2 तहकीकात हो रही हैं, सिंध हुकूमत की और अस्करी क़यादत की, जिसमें ताख़ीर पर अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। अब अहम बात यह है कि जिस एफआईआर से यह सारा मामला शुरू हुआ, उस एफआईआर का मुद्दई सामने नहीं आया, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा का भांजा है, जिसकी एफआईआर कटवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने इतनी ज़्यादा कोशिशें की। अब जबकि अपोजिशन मुतालबा कर रही है अस्करी क़यादत से कि तहकीकात सामने लाई जाएँ। खुद सिंध असेंबली की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, वज़ीर आला सिंध के मुशीर और सिंध हुकूमत की कमेटी के अहम रुकन जिसने तहकीकात करनी है, मुर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्जा वहाब साहब, 1 महीने का आप लोगों ने भी टाइम लिया था, अस्करी क़यादत से तो अपोजिशन मुतालबा कर रही है। आपकी अपनी कमेटी के जो इजलास हुए हैं उसके हवाले से खबर आई कि नासिर हुसैन शाह साहब नहीं आए, जो कन्वीनर हैं आपकी कमेटी के सईद गनी साहब वो छुट्टियों पर चले गए, तो आपकी अपनी तहकीकात कहाँ तक पहुँची है जो आर्मी चीफ से मुतालबा कर रही है अपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब, हमारी जो कमेटी है मिनिस्टेरियल कमेटी, उसमें 5 मेंबरान हैं और हमने जैसे ही कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 22 अक्टूबर को उसने काम शुरू कर दिया था। हम तवातुर के साथ मिले और जो ब्रॉड कंटूर्स थे उस रिपोर्ट के, उस हवाले से जो एविडेंस था उसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो चुका था। जो रिपोर्ट है उसकी ड्राफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड इंशाल्लाह वी आर ऑन ट्रैक के 30 दिन का जो टाइम पीरियड है जो कि 21 नवंबर को एक्सपायर होगा, उससे पहले इंशाल्लाह अपनी रिपोर्ट को हम सिंध हुकूमत में जमा करा देंगे। मतलब आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर 2 एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, आप क्या कुछ शेयर कर सकते हैं कि आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं, अगर आपको इजाज़त है? शाजिब, हमने जब पहला हमारा इजलास हुआ था तो तमाम 5 मेंबरान का मुतफ़िक़ा लाएअमल ये था कि चूंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है तो वी हैव टू मेक श्योर कि इसके अंदर कोई लूज टॉक ना हो, कोई डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट ना की जाए। तो ये फैसला किया गया था कि तमाम के तमाम मेंबरान जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स को लेकर चलेंगे, उसकी तफसीलात जो हैं वो शेयर नहीं की जाएंगी। तो जैसी रिपोर्ट कंक्लूड हो जाती है, रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को जमा करा दी जाएगी और हुकूमत फिर फैसला करेगी क्या है रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं उनको पब्लिकली शेयर करना चाहिए या नहीं। अच्छा, तो ये मामला था, जो मुद्दई था कैप्टन सफदर के खिलाफ, इस हवाले से तो पुलिस कह रही है कि जी उससे रब्ता ही नहीं हुआ, उसने दिलचस्पी का इजहार ही नहीं किया, उससे हम रब्ता करते रहे। भली वादिल शेख साहब का भांजा है, उन्होंने मुकम्मल लोन किया, तहरीक इंसाफ ने एफआईआर कटाने में अहम किरदार अदा किया। इस एफआईआर की वजह से सारा तनाज़ा खड़ा हुआ, जो भी आईजी के साथ हुआ, जो भी कैप्टन सफदर के साथ हुआ, तो यह मामला अब कहाँ खड़ा है? शाजिब, इस सवाल से आप देखें एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि इशू मैं समझता हूँ लॉ इन्फोर्समेंट का या कानून का नहीं था, ये सियासी मसला था जिसको पीटीआई ने जो उनका पर्सनल एक टसल है पीएमएलएन की क़यादत के साथ, मैं समझता हूँ उसकी पॉइंट स्कोरिंग के लिए शायद इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो पुलिस है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन को, तफ्तीश को कंप्लीट कर लिया है
और चालान उन्होंने अदालत के अंदर जमा करा दिया है। और चालान का जो बेसिक लुब्बे लुबाब है वो यही है कि नंबर 1 जो वकास अहमद खान जो मुद्दई हैं वो कभी भी पुलिस के सामने अपीयर नहीं हुए। उनको गालिबन 3 नोटिस सर्व किए गए थे कि वो आए और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें और शवाहिद को पेश कर सकें। वो कभी भी अपने गवाहों के साथ पुलिस के सामने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश नहीं हुए। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि जो CDR उन्होंने अपनी FIR, अगर आप गौर से पढ़ेंगे, उस FIR के अंदर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर खुद दर्ज कराया है। उस मोबाइल नंबर का जब CDR रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो पता ये चलता है कि 4:30 बजे जब वो क्लेम कर रहे हैं कि वो मज़ार-ए-कायद पर थे, CDR रिकॉर्ड शो करता है कि वो बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि सुपर हाईवे के आसपास थे, यानी कि कई मील दूर थे मज़ार-ए-कायद से। तो प्रैक्टिकली उनका वहाँ पर मौजूद होना मुश्किल नज़र आता है। और तीसरी चीज़ ये कि जो CCTV फुटेज मज़ार-ए-कायद की पुलिस हुक्काम ने देखी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने देखी, उसके अंदर कहीं पर भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो कि कोरॉबरेट कर सके, कंफर्म कर सके कि वकास अहमद खान साहब जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली दुरुस्त है और हकाइक पर मबनी है। तो इन तमाम चीज़ों को बरूए कार लाते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्लास B कर दी है उस FIR को, उस चालान को, और कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास जमा करा दिया। मैजिस्ट्रेट के सामने है कि वो कब उस चालान को अप्रूव करते हैं, उसके तहत क्या कानूनी कार्रवाई सब्सिक्वेंटली की जाती है। मतलब अगर ये FIR झूठ पर मबनी थी, जिसका इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, और अगर ये साबित हो जाती है बात, तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा, मुद्दई के हवाले से भी और इस FIR के हवाले से भी? शादिब साहब, कानून के अंदर ये सेक्शन 182 है CRPC का, जो कहता है कि अगर पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि झूठी FIR है तो अदालत जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक काउंटर मुकदमा मुद्दई के खिलाफ दायर करने की हिदायत जारी कर सकता है। पुलिस ने क्लास B इसको कर दिया है। अब देखें अदालत क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब अपोजिशन एक नए मिसाक की बातें कर रही है, अपोजिशन में कुछ इख्तलाफात भी नजर आ रहे हैं। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। बिलावल भुट्टो के BBC को दिए गए इंटरव्यू के बाद अपोजिशन जमातों ने एक नया मिसाक तैयार करने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 13 नवंबर को होगा, जबकि 14 नवंबर को सरबराही इजलास होगा, जिसमें स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में मुत्तफिका मिसाक तैयार किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन इत्तेहाद PDM का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के मौक़िफ़ पर तवील बहस हुई। जंग की खबर के मुताबिक नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने सवाल उठाया कि बताया जाए कि नवाज शरीफ का बयानिया कबूल करने के सिवा क्या रास्ता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के बजाय लोगों के नाम लेने हैं तो तय करना होगा। इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए नए लाए अमल का ऐलान किया। PDM के नज़दीक उसका असल हदफ पाकिस्तान में हकीकी, आईनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली है। इस हवाले से एक मिसाक तय करने पर इत्तेफाक हुआ है। 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, जिसमें तमाम पार्टियां एक मुत्तफ़िका मिसाक के लिए अपनी अपनी तजावीज़ लाएंगी और तमाम पार्टियों की तजावीज़ के इश्तराक के साथ एक मुत्तफ़िका मिसाक तय कर लिया जाएगा। 14 नवंबर को इस्लामाबाद ही में सरबराही इजलास होगा, जो स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात को हतमी शक्ल देगा। हमारे साथ रहनुमा नून लीग हसन इकबाल साहब मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, ये जो मामला है तकरीर का, वाकई आपको तय तो करना होगा ना। पीपल्स पार्टी जो कह रही है, ये तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब तकरीर कर दें फिर पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, या तो तय कर लें कि आइंदा नाम लिए जाएंगे या फिर तय कर लें कि आइंदा नाम नहीं लिए जाएंगे। ऐसा होगा कि नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंटरव्यू देंगे और फिर खबर आएगी कि आप में इख्तलाफात हैं। देखिए, हमारा जो एक पेज है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है और इसके ऊपर भी किसी का इख्तलाफ नहीं है कि हर इदारे को अपने दायरे कार में काम करना चाहिए। और शायद इस पर भी किसी को इख्तलाफ नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के सामने एक बहुत एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उसकी इकॉनमी की सूरत में सामने दरपेश है, जिसको कोई अकेला नहीं निकाल सकता। और हम सबको एक कलेक्टिव, इंक्लूसिव, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की जरूरत है, जिससे हम मुल्क के अंदर ये जो एक पोलराइजेशन पैदा की जा रही है, इस वक्त जो लीडरशिप है जो सिर्फ पोलराइजेशन करना जानती है और कुछ नहीं जानती, इससे भी हमें एक ओपनिंग चाहिए, इससे हम निकलें इस डेड एंड से। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जो बुनियादी जुजियात हैं उसके ऊपर हम सब मुत्तफिक हैं।
बाकी हर किसी की अपनी तशरीह हो सकती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स फर्क हो सकते हैं, रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। वैसे मगर आपकी पार्टी में भी लोग हैं ना जिनको इस बात से इख्तिलाफ है। बयानिए तक तो वो चल रहे थे नवाज शरीफ साहब के साथ, जब नाम लिए गए तो उन्हें भी इख्तिलाफ हुआ। जनरल कादिर बलोच हों या फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब हों, उनको इख्तिलाफ हुआ जब आप लोगों ने नाम लिए हैं। आपका ज़ाहिर मौक़िफ़ अलग है कि उनके अलहदा होने की वजह और है, मगर उनका मौक़िफ़ है कि हमें ये इख्तिलाफ है पार्टी से। देखिए, उन दोनों हजरात का उन्होंने हमारे साथ काम किया, एहतराम अपनी जगह है, लेकिन आखिरी वक्त तक वो हमारे साथ कांटेक्ट में थे और उनका जनरल कादिर साहब का जो इतराज था वो यही था कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब मेरे कबीले के सरदार हैं, उनको क्यों नहीं स्टेज पे बिठाया जा रहा। और अगर उनको इतना इतराज था तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी खुद चलाते रहे आखिरी वक्त तक। तो अगर उनको बयानिए से कोई इख्तलाफ था या डिस्टेंस करना था तो उन्हें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी तो खुद ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें ऐसी नहीं है कि जैसे बना के पेश की जा रही हैं। अगर वो नहीं चल सकते थे तो ग्रेसफुली उन्हें अलहदा कर लेना चाहिए था रास्ता, लेकिन अब उसको मुख्तलिफ रंग पहनाना, ये सब जानते हैं कि असल बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी जद्दोजहद किसी एक शख्स की स्टेज पे नशिस्त से बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क को अब उस भंवर से निकाला जाए जिसमें हम 73-72 साल से पड़े हुए हैं। मगर असली बात साहब, आपके दो बातें आप चाहते हैं। आप एक ये कहते हैं कि जी इदारों के दरमियान और सबके दरमियान एक डायलॉग होना चाहिए। दूसरा आप कहते हैं कि हुकूमत के पीछे से सपोर्ट इदारे अपनी हटाएं, मगर ज़ाहिर इदारों को सरबराह रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप उन्हीं सरबराहों के नाम ले देते हैं तो उन्हीं सरबराहों से डायलॉग कैसे करेंगे? और जब नाम आप ले देते हैं तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऑप्शन ही हुकूमत का छोड़ते हैं कि वो उस हुकूमत से सपोर्ट हटाएंगे? देखिए, इदारों के सरबराहों से जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उस इदारे के खिलाफ खुदा न खास्ता कोई बात की जाती है। शाहजेब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और 22 करोड़ लोग जानते हैं हमारी तारीख क्या है। और मैं बार बार कह चुका हूं कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर सके। देखिए, यहाँ पर कन्वेंशन लीग बनी, वो क्या रेलवे के महकमे ने बनाई थी? काफ लीग बनी, क्या वो पाक PWD ने बनाई थी? जनरल एहतशाम ज़मीर मरहूम मरने से पहले इतराफ कर गए कि मैंने 2002 के अंदर सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, मैंने इलेक्शन को रिग किया। ये सब कुछ होता रहा है यहाँ पर ना। अब वक्त आ गया है कि हम इन चीजों से आगे निकलें। तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी माजी की गलतियों का इदराक करें और मुल्क को एक ऐसी ठोस बुनियाद दें कि हम अपनी अगली नस्ल को एक अच्छा मजबूत मुस्तकबिल देके जा सकें। वैसे मगर आपका जो बयानिया है उसका इस वक्त जो पैमाना है कि किस हद तक अवाम इसको मान रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन नहीं है। मरियम नवाज साहिबा भरपूर कैंपेन कर रही हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, मगर वजीर आजम ने वाज़े तौर पर कहा है कि तहरीक इंसाफ वहां पर क्लीन स्वीप करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी वहां पर भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। तो आपका बयानिया कितना इस वक्त अवाम में सेल हो रहा है, कितने आप पॉपुलर हैं? ये इलेक्शन नहीं होगा और अगर ये आप हार गए तो आपके लिए एक सेटबैक नहीं होगा? देखिए शाहजेब, मैं आज इलेक्शन कमिश्नर को मिला हूं खुद जाके और आपके जरिए ये चीज फ्लैग करना चाहता हूं। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी वही जो चोरी से हुकूमत आई है, वो मैंडेट चोरी करने के पूरे स्कीम बना रही है। ये मुल्क के मफाद के साथ ये खेल रहे हैं। पहले नंबर पे ज़ाब्ता अखलाक जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स यहाँ नहीं आ सकते थे। प्राइम मिनिस्टर आए और प्राइम मिनिस्टर ने आके उस नेशनल कंसेंसस का ब्रीच किया जिसके गारंटर आर्मी चीफ और DG ISI थे। वहां पर जब मीटिंग हुई तो पूरी कौमी क़यादत ने यह फैसला किया गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला नेशनल कंसेंसस से इलेक्शन के बाद में होगा। उस नेशनल कंसेंसस का ब्रीच करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर आके यकतरफा ऐलान किया कि वो सूबा बनाने जा रहे हैं और इस बात की भी कोई निशानदही नहीं की कि उनका ये ऐलान वो कैसे करेंगे और कश्मीर के मौक़िफ़ पे इसके क्या असरात होंगे। फिर उनके वज़रा यहां पर आके रिश्वत बांट रहे हैं। टीवी पे आप लोग बयान चला रहे हैं कि इतने हजार वोट दो, इतने अरब रुपए ले लो और इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। ना सिर्फ ये, जिस किस्म की गुफ्तगू यहाँ पे की जा रही है, इंतहाई घटिया लुच्चर अंदाज में जो वज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में शदीद इश्तियाल है। मतलब अगर इश्तियाल है तो ये तमाम चीज़ें जो आप फैक्टर्स बता रहे हैं उसके बावजूद अगर जलसों में आपका टर्नआउट है और वोटर इलेक्शन डे पर भी वोटर आपका निकल आता है
तो आप इलेक्शन जीत सकते हैं या आप नहीं जीतेंगे? आपको नजर आ रहा है कि आप नहीं जीतेंगे, उसके बाद जाहिर है आपके खिलाफ एक बयानिया बनेगा कि अवाम ने आपका बयानिया नहीं कबूल किया। हमने यहां पर एक स्कैम पकड़ा है। पोस्टल बैलेट्स हजारों की तादाद में इशू किए जा रहे हैं। एक शख्स दुकानदार है, उसको सरकारी मुलाजिम साबित करके उसका पोस्टल बैलेट भी इशू करा लिया गया है। एक सरकारी मुलाजिम जाता है पोस्टल बैलेट इशू कराने, उसे पता चलता है वो पहले ही इशू हो गया है। ये सारे सबूत हमने आज जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश किए हैं और कहा है कि आप जितने पोस्टल बैलेट इशू किए हैं उनकी फहरिस्तें आवेजा करें, ट्रांसपेरेंट करें, किस किस को किया है, किसको नहीं किया। स्टूडेंट्स हैं, उनको सरकारी मुलाजिम बनाकर पोस्टल बैलेट इशू कर दिया गया है। मैं इस बात पे दोबारा हुकूमत को कहना चाहता हूं, अगर गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने ये रविश ना बदली तो इसका बराह रास्त फायदा भारत उठाएगा, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इलेक्शन में धांधली करता है। खुदा के लिए मुल्क के मफाद के अंदर इकदाम करें। मतलब आपकी बातों से पहले ही लग रहा है कि जैसे आप इलेक्शन हार जाएंगे, आपको ये महसूस हो रहा है? हम इलेक्शन जीत रहे हैं। आपने मरियम नवाज साहिबा की अगर जलसों की हकीकत देखी हो, देखिए आप किसी बंदे से गिलगित बल्तिस्तान में आके पूछें 70-72 साल में सबसे ज्यादा तरक्की कब हुई, वो कहेगा पिछले 5 साल में। 70-72 साल में सबसे ज्यादा अमन कब हुआ, पिछले 5 सालों में। तो इसके बाद इलेक्शन हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो स्कीमिंग की जा रही है, क्या 2018 में हम इलेक्शन हारे थे? हराया गया था, धांधली की गई थी। हमारे 6 से ज्यादा इलेक्टेबल्स को प्री पोल रिगिंग करके तोड़ के पीटीआई में जबरदस्ती शामिल किया गया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई यहाँ पे। और अब यहाँ पर बाकायदा बोगस लिस्टों के साथ पोस्टल बैलेट सैकड़ों हजारों की तादाद में इशू किए जा रहे हैं, जिनके सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं। और जब ये हम पेश करेंगे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इन हुक्मरानों को शायद उसकी फिक्र नहीं है। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और आम खबर उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए हैं, मगर अमेरिका के इस इंतखाब में कई गैर मामूली चीज़ें देखने में आ रही हैं। जो बाइडेन ने अमेरिकी तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए हैं, यानी 74 मिलियन, यानी 7 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा वोट लिए हैं। और सदर ट्रंप ने किसी भी मौजूदा सदर की तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए हैं। साबिक सदर ओबामा से ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए, 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से ज़ायद वोट हासिल किए, मगर इसके बावजूद वो सदर मुंतखब नहीं हो सके। सिर्फ यही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मौजूदा सदर दूसरी मुद्दत के लिए मुंतखब होने में नाकाम हुआ है। यानी सिलेक्शन ने अमेरिका की बढ़ती हुई पोलराइजेशन को वाज़े कर दिया है। मगर सदर ट्रंप अब अमेरिका के साबिक सदर हो गए हैं, लेकिन शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अमेरिका में ट्रंप के हामियों की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि इलेक्शन चुराए गए हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की भरमार है, झूठी खबरों की भरमार है। ट्विटर तक को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को फ्लैग करना पड़ रहा है, एक के बाद एक ट्वीट को फ्लैग करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ खुद डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया और दामाद उन्हें शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दे रहे हैं। CNN ने दावा किया है कि ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप और उनके दामाद जेरल्ड कुशनर ने उन्हें शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दे दिया है, जबकि उनके बेटे डोनाल्ड जूनियर अब भी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन को चैलेंज किया जाए और इस हवाले से मुहिम आगे बढ़ाई जाए। खुद ट्रंप मुसलसल इन इलेक्शंस को फ्रॉड कह रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से ट्वीट करते हुए ट्रंप ने डेमोक्रेट जमात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमें यकीन है कि ये लोग चोर हैं, ये एक चुराया हुआ इलेक्शन है। दूसरी तरफ नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ट्रंप के हामियों को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपकी मायूसी को समझ सकता हूं, लेकिन अब हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए और अपने मुखालिफों से दुश्मन की तरह का सलूक बंद करना चाहिए। For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. They're Americans. This is the time to heal in America. We must restore the soul of America. मगर ट्रंप के रवैये की वजह से बहस हो रही है कि क्या होगा, ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ने पर कैसे मजबूर किया जाएगा।
इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करने पर कैसे मजबूर किया जाएगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आमतौर पर बात करेंगे। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की 34 साल पुराने जायदाद के केस में जमानत मंजूर हो गई है। मीर शकील उर रहमान 8 महीने हिरासत में रहे और आज उन्हें जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मीर शकील की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि मीर शकील उर रहमान को 12 मार्च को गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी इंक्वायरी के स्टेज पर अमल में लाई गई। मीर शकील के वारंट गिरफ्तारी भी उसी रोज जारी हुए। वकील अमजद परवेज ने कहा कि मौजूदा रेफरेंस 4 लोगों के खिलाफ दायर हुआ, मगर इस केस में मीर शकील उर रहमान के अलावा किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मीर शकील के वकील ने अदालत से कहा कि कोई भी हुकूमती इदारा इस केस में मुद्दई नहीं है। ये केस किसी हुकूमती इदारे के बजाय एक शहरी के दायर करने पर हुआ। जस्टिस याया आफरीदी ने सवाल किया कि क्या इस वक्त मीर शकील के कब्जे में 54 केनाल से ज्यादा इराजी है, जिस पर वकील अमजद परवेज ने कहा कि मीर शकील उर रहमान पर 4 केनाल 12 मरले इराजी जायद कब्जे में होने का इल्जाम है। हालांकि ये इराजी रास्ते के तौर पर दी गई। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि मीर शकील उर रहमान पर गलियां प्लॉट में शामिल करने का इल्जाम है। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जी जिनको ये गलियां कहते हैं ये वही इजाफी जमीन है। इस वक्त 1986 में गलियां थी ही नहीं, खेत थे। मास्टर प्लान 1990 में मंजूर हुआ तो 1987 में गलियां प्लॉट में डालने का इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है। जैसे याया आफरीदी ने नैब से सवाल किया कि क्या इस इराजी की रकम आज भी वाजिबुल अदा है, जिस पर नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी ये केस भी है। इस पर मीर शकील उर रहमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि एलडीए को रकम पॉलिसी के मुताबिक अदा कर दी गई थी। नैब का ये केस नहीं है कि इराजी की रकम अदा नहीं की गई। नैब का केस ये है कि पॉलिसी के तहत रकम अदा नहीं करनी थी, बल्कि मार्केट रेट पर रकम अदा करनी थी। दौरान समाअत जस्टिस याया आफरीदी ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि मीर शकील ने जो दस्तावेजात दिखाई वो दुरुस्त हैं या गलत, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मीर शकील उर रहमान के दस्तावेजात दुरुस्त हैं। जैसे याया आफरीदी ने पूछा कि ये बताएं फिर आपने दूसरे लोगों पर नैब का रेफरेंस क्यों नहीं बनाया। बेंच में शामिल जस्टिस मुशीर आलम ने सवाल किया कि इस वक्त किसी और से भी मार्केट प्राइस उस वक्त ली गई थी, क्या आपने किसी और को भी नोटिस दिया कि वो इजाफी रकम दे। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड से ऐसा साबित नहीं होता। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि ये बताएं कि क्या हम इस दरख्वास्ती जमानत पर फैसला जारी करें। अगर नैब जमानत की मुखालफत करता है तो अदालत फिर फैसला देगी। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम लिख कर देते हैं कि दरख्वास्त जमानत की मुखालफत नहीं करते। नैब ने अपनी 3 शराइत रखी कि मीर शकील उर रहमान का पासपोर्ट जमा कराएं, कैश रकम जमा कराएं और ट्रायल पर असरअंदाज ना हो। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की जमानत मंजूर कर ली। मीर शकील उर रहमान को नैब ने 28 फरवरी को तलबी का नोटिस जारी किया, जिसके बाद वो 5 मार्च को पेश हो गए। फिर उन्हें 12 मार्च को दोबारा तलब किया, वो फिर पेश हो गए, मगर फिर उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई और यह मौका इख्तियार किया गया कि नैब ने शिकायत की तस्दीक के मरहले में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि वो नैब के सामने पेश हो रहे थे, उन्हें लाहौर ऑफिस में तलब किया गया और उसी दिन इस्लामाबाद से उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। इसलिए मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए, मगर ये दरख्वास्त 7 अप्रैल को मुस्तरद कर दी गई। इसी दौरान मीर शकील उर रहमान के भाई की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की, दरख्वास्त की कि उन्हें उनके एक ही भाई हैं मीर जावेद उर रहमान जो बीमार हैं, कैंसर है, वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल जाने की इजाज़त दी जाए क्योंकि वेंटिलेटर से मुतालिक फैसला करना है। उस पर यह भी जवाब आया कि वेंटिलेटर से मुतालिक फैसला ख़ानदान का कोई भी शख्स कर सकता है। फिर जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 31 मार्च को यह दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी और फिर मीर शकील उर रहमान के भाई का इंतकाल हो गया और वो नमाज जनाजा में शरीक हुए। फिर जब 28 अप्रैल को एहतसाब अदालत ने मीर शकील उर रहमान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू किया गया, मगर लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त जमानत बार बार इल्तवा का शिकार होती रही, बार बार बेंच बदलते रहे। फिर 8 जुलाई को मीर शकील उर रहमान की जमानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, जिस पर मीर शकील उर रहमान ने 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और यह मौका इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए उन्हें जमानत दी जाए। मीर शकील उर रहमान की तवील अरसे से गिरफ्तारी पर मुल्की और बैनुल अक़वामी सहाफ़ी और बाज़ सियासी हल्के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। मुल्क भर में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुसलसल एहतजाज किया गया। वो 8 माह तक हिरासत में रहे और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आपको बात करेंगे। अब से 5 रोज बाद यानी 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तकरीबन तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। 3 जमातें भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं और अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी,
तकरीबन 19 दिनों से वहां पर मौजूद हैं, जबकि मरियम नवाज को गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे 5 रोज हो गए हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि वफाकी वजीर मुराद सईद भी स्कर्दू पहुंच चुके हैं। इससे कबल 1 नवंबर को वजीर आज़म इमरान खान ने भी गिलगित का दौरा किया था और योम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का ऐलान किया था। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन में चंद रोज रह गए हैं। पाकिस्तान भर के अवाम की नजरें इन इंतखाबात पर हैं। अपोजिशन जमातें इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके तहरीक इंसाफ की मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपने बयानिए को मजबूत बनाना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतकर अपोजिशन की तहरीक को कमजोर साबित करना चाहती है। अपोजिशन ने प्री पोल रिगिंग के इल्जामात भी लगाए हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब ने भी वो इल्जामात दोहराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इल्जामात लगा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैंपेन भी बहुत भरपूर गिलगित बल्तिस्तान में चलाई है। अब मरियम नवाज वहाँ पर मौजूद हैं और वो कैंपेन इस हवाले से चलाती नजर आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे ज़्यादा टाइम गिलगित बल्तिस्तान में गुजारा है। इंतखाबात में सब जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये इंतखाबात पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स पर उनका असर होता नजर आएगा कि जो बयानिया है वो किसका ज़्यादा अहम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।